Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of September 2024. 5 सितंबर का एनालिसिस देखेंगे. आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल एंड डू कमेंट. ठीक है ना. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं. दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 5th ऑफ सितंबर. बहुत ही आसान सवाल है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, बताइएगा कितने आपसे बने. पहला सवाल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है कोस्टल स्टेट की, वो कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है फ्रॉम द बेस लाइन. वेरी इजी क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ए 12 नॉटिकल माइल्स, बी 24 नॉटिकल माइल्स, सी 200 नॉटिकल माइल्स या डी 400 नॉटिकल माइल्स. तो आपको बताने का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में. ठीक है ना. ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. बहुत ही आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है. दूसरा सवाल है जिसमें कॉलम ए में टाइगर रिजर्व दिया है, कॉलम बी में लोकेशन दिया है, आपको मैच करना है. लिखा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंदरी टाइगर रिजर्व एंड सुंदरबन टाइगर रिजर्व. दूसरे साइड ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. करेक्ट आंसर अपन देख लेते हैं कि करके. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है, फर्स्ट का सी हो जाएगा. कान्हा टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, सेकंड का डी हो जाएगा. बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में है, ये बी हो जाएगा. देन तड़ोबा अंधरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, फोर्थ का ए हो जाएगा. और सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट बंगाल में है, तो फिफ्थ का ई ही रहेगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आसान सवाल था, मैच द कॉलम था. तीसरे सवाल पे आते हैं. द फेम स्कीम विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग. फेम स्कीम इनमें से किसको प्रमोट करती है. ऑप्शंस आर ए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, बी डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज, सी अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स एंड डी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. तो फेम स्कीम के बारे में करेक्ट आंसर आप अटेम्प्ट करिए, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ. करेक्ट आंसर है सी, अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स. तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. नहीं सीखने को मिला होगा तो रिवाइज हुआ होगा, है ना. तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स के साथ. तो फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही हैज़ टेकन एम एट चाइना इन ब्रुनई. तो पहली चीज़ तो ये कि वो भी सिंगापुर और आसियान नेशंस के दौरे पे निकले हैं. ब्रुनई दारुसलेम अभी गए थे. ब्रुनई इज़ ऑल्सो आसियान कंट्री, है ना. आसियान के पहले तो मेंबर्स देख लेते हैं. आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं. वो 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं. ब्रुनई दारुसलम, देन कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार जिसको पहले बर्मा बोलते थे, देन फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है. तो केवल लाओस एक कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड है, बाकी सारे कोस्टल है. ठीक है ना. लाओस इज द ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन आसियान, बाकी सारे क्या है, कोस्टल है. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. देन अब ब्रुनई दारुसलम गए हैं. ब्रुनई की कैपिटल क्या है, बंदर सेरी बेगावन. याद रखिएगा, द कैपिटल ऑफ ब्रुनई दारुसलम इज बंदर सेरी बेगावन. तो ये आप याद रख सकते हैं. दैट इज अगेन अ फैक्ट टू रिमेंबर. यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट. अब ब्रुनई जाने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ कोऑपरेशन किस चीज़ के लिए किया जा रहा है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, पहले हम ब्रुनई से ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन रशियन ऑयल के इंपोर्ट को हमने बढ़ाया और ब्रुनई से हमारा जो ऑयल का डिमांड है वो घट गया है. लेकिन हम एक कोऑपरेशन कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी सप्लाईज के लिए हमने अभी कोलैबोरेशन किया है फ्रॉम अलॉन्ग विद दैट ब्रुनई, है ना. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होगी कि एलएनजी की सप्लाई हम कर रहे हैं. पहले हम ऑयल करते थे, लेकिन चूंकि हमने अपना ऑयल बढ़ा दिया फ्रॉम रशिया, तो हमने अब यहाँ पे घटा दिया है. दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ आर्टिकल में है वो है अनक्लॉज के बारे में. अनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी. ठीक है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ये मॉनिटर करता है बेसिकली कि किस तरीके से सी के अलग अलग जोन्स होते हैं. इसमें क्या है कि सी के अलग अलग, आपके जो पानी है, सी है, आपके जो कोस्टल एरिया है, उसके अलग अलग जोन बना दिए हैं. ठीक है ना. उसी पे आज हमने क्वेश्चन भी पूछा था. तो इसमें कौन कौन से जोन है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें मेनली 5-6 जोन होते हैं. जैसे कि पहला होता है इंटरनल वाटर. 5 मेन जोन्स होते हैं. कि इंटरनल वाटर्स होता है, देन दूसरा टेरिटोरियल सी होता है, देन कंटिग्यूअस जोन होता है, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और लास्ट होता है हाई सी. ठीक है ना. हर जोन में अलग अलग जुरिस्डिक्शन होते हैं, अलग अलग राइट्स होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं.
तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कि इंटरनल वाटर्स जो है, इंटरनल वाटर्स एक कंट्री के बिल्कुल लैंड बाउंड्री से जुड़ा हुआ जो पानी होता है, ठीक है ना, इट इज़ दैट वाटर विच इज़ इनसाइड द लैंड बाउंड्रीज, है ना, लैंड बाउंड्रीज के अंदर जो है। देन टेरिटोरियल सी जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल तक होता है फ्रॉम द बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है ना। देन कंटिग्यूअस जोन जो होता है, कंटिग्यूअस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूअस जोन होता है ना। एंड यहाँ पे कोस्टल स्टेट के पास राइट रहता है टू एक्सरसाइज सर्टेन कंट्रोल्स टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ इट्स कस्टम्स, फिजिकल, इमिग्रेशन, सैनिटरी लॉज, ये सब सारे कोस्टल स्टेट के हाथ में रहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 नॉटिकल माइल यानी 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन होता है। यहाँ पे भी कोस्टल स्टेट के पास राइट रहते हैं कि वो एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे, कंजर्व करे नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखो क्या होता है, मान लो आप एक सवाल इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर मान लीजिए दो कंट्री अगल बगल में है और दोनों के बीच में एक ओशियन है, तो 200 नॉटिकल माइल अगर मान लीजिए दोनों का ओवरलैप करेगा तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो ओवरलैप करने में दोनों कंट्रीज एक मतलब एग्रीएबल, मतलब दोनों को एग्री करना पड़ेगा एक ऐसी जोन पे जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलेंगे, तो फिर ये यहाँ पे फिर एग्री करना पड़ता है, ठीक है ना। हाई सीज क्या होता है, तो ये वो पार्ट होता है ओशन का जो कि किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल एरिया में इंक्लूडेड नहीं रहता है, जो किसी की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, वो पूरा रीजन जो है वो हाई सी में आता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट। यहाँ पे फ्रीडम रहते हैं, सबको बराबर अधिकार रहते हैं सारी कंट्रीज को, याद रखेगा। एक और चीज़ यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल में और आई है कि साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड पार्टी है चाइना तो है ही, देन मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है एंड ब्रुनेई। ब्रुनेई इज ऑल्सो क्लेमेंट स्टेट, ब्रुनेई भी क्लेम करता है कि भैया हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि ब्रुनेई के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी वो मेंबर है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है, जो कि आपको एक न केवल एक इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट बनाता है, एक एस्पिरेंट बनाता है, बल्कि आपको जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी आएगा तो आप बता देंगे। दूसरे न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। दूसरी जो आर्टिकल है वो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड है। तो रिपोर्ट कौन सी है पहले तो हम वो देख लेते हैं, जैसे यूपीएससी पूछता है। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट बोलते हैं, ये ILO निकालता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा इस रिपोर्ट में आया क्या इस बार, तो आया है इस बार की AI के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI और ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता रहा तो फ्यूचर में जो लेबर इनकम है वो और घट जाएगी। दिस इज व्हाट द ILO सेज इन द रिपोर्ट। एक चीज़ उन्होंने बोला है कि इससे आउटपुट और प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेशन या AI के आने से आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द लेबर इनकम इज डिक्रीजिंग, है ना। पहले जितने काम के जितने पैसे मिलते थे उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेबर इनकम इज डिक्रीजिंग। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। अब जो दूसरी चीज़ हमको करनी है इस आर्टिकल में वो ये है कि ILO के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स हम जान लें। क्या है भैया ILO, कैसे बना ILO। तो ILO बना कैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ILO का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ ILO टुक प्लेस इन 1990। एंड एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो आपको याद रखनी है, द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आप सब पढ़ते हैं ना, जब मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ था तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होती है 1919 में। उसी ट्रीटी के अंतर्गत ये ILO भी बनाया गया था। और पहले एक बॉडी थी, UN तो था नहीं पहले, तो पहले कौन सी बॉडी थी, लीग ऑफ नेशंस थी। तो ये जो ILO था ना, पहले लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आता था, बाद में इसको एक इंडिपेंडेंट मतलब UN एजेंसी के रूप में बना दिया गया। तो नाउ इट इज़ अ इंडिपेंडेंट UN एजेंसी, बट अर्लियर ऑन इट वाज विद लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है जिनीवा में, द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दैट इज अगेन अ फैक्ट टू रिमेंबर। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ये आपको पता होना चाहिए। 180 ऑड मेंबर्स हैं, 187 के आसपास मेंबर्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कितने मेंबर्स हैं, बट दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वेयर वी हैव टू डिस्कस द आर्टिकल। यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स उत्तराखंड CM सेज दिस इज नॉट अ फ्यूडल एरा। अब देखो इस न्यूज आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है वो दो इसमें टाइगर रिजर्व्स के बारे में है, लोकेशन उनकी। तो उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व्स मेंशन है, एक है राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट तो बहुत फेमस है ना। कॉर्बेट क्यों फेमस है भाई, क्योंकि पहला नेशनल पार्क था ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है। पहले हेलीज नेशनल पार्क बोलते थे इसको, हेली नेशनल पार्क। और जब
जब पहला नेशनल पार्क मतलब बना, ये तो जिम कॉर्बेट ही था पहला नेशनल पार्क, ठीक है ना, तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड इसके अलावा राजा जी टाइगर रिजर्व जो है ये भी लोकेटेड है आपका, कहाँ पर लोकेटेड है, राजा जी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके अंतर्गत जो एरियाज आते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में वो शिवालिक्स के एरिया है। इट इज़ लोकेटेड नियर द फुदल्स ऑफ हिमालयाज एंड इट स्पैन्स इन द 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के, हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। तो ये 3 इसमें फैला हुआ है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। लोकेशन का क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ है, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने पैक्ट साइन किया है ऑन सबमरीन रेस्क्यू मिशन। तो याद रखिएगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो नेवी है और इंडियन नेवी है उसने एक पैक्ट साइन किया है टू इन्हांस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और कोऑपरेशन, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है, ये आप इसका जो यूज़ करेंगे वो कहाँ करेंगे, तो जब भी आपके पास कोई इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन आएगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का या इंडिया अफ्रीका रिलेशन पे, तब आप इसका यूज़ करेंगे ना। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि भैया सबमरीन रेस्क्यू मिशंस में भी इंडिया और अफ्रीकन नेवी ने अभी रिसेंटली साइन किया था। तो इस एग्रीमेंट के अंदर जो इंडियन नेवी है इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस बाय डिप्लॉइंग इट्स डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल व्हेन रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 नेवीज। तो दोनों नेवीज के बीच का कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है वो इंडियन नेवी डिप्लॉय करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी अफ्रीकन नेवी को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना, इसको समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज भी, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। नाउ दिस क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटनिंग द साउथ कोरियाज बिलेवेड किमची। अब पहले तो किमची क्या होता है, किमची क्या होता है, जैसे कैबेज होती है ना, कैबेज क्या बोलते हैं हिंदी में, गोभी बोलते हैं, पत्ते गोभी। तो पत्ता गोभी जो होती है ना उसको क्या करते हो, पूरा वो काट कूट के उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट करके फिर वो खाते हैं। इनफैक्ट आपने रेस्टोरेंट्स और बड़े जो अच्छे होटल्स होते हैं वहाँ पे भी वो किमची वो प्रोवाइड करते हैं, आपको खाने के लिए देते हैं, है ना। जैसे उसको जस्ट आप सूखे सूखे भी खा सकते हैं, कि मतलब एक स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं। तो ये किमची इज़ वेरी फेमस इन साउथ कोरिया, स्पेशली जो कैबेज किमची है वो बहुत फेमस है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया। दूसरा इसमें याद रखिएगा कि कौन सी कैबेज की वेराइटी यूज़ होती है, तो नापा कैबेज एक होती है, याद रखिएगा। द कैबेज विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग दिस किमची इज द नापा कैबेज, NAPA, नापा कैबेज विच इज़ यूज्ड इन साउथ कोरिया। अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दिक्कत उससे हो रही है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है नापा कैबेज की, दैट इज़ मतलब हार्म्ड, उसको हार्म पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि नापा कैबेज जो है वो थ्राइव करती है कूलर क्लाइमेट्स में, ठीक है ना। एंड इट इज़ यूजुअली प्लांटेड इन माउंटेनियस रीजन्स, जहाँ पे टेम्परेचर जो की ग्रोइंग सीजन समर सीजन रहे वहाँ पे 25 से कम ही रहना चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है जो वेदर है वो काफ़ी वार्म होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, एंड इट इज़ नाउ थ्रेटनिंग द क्रॉप्स, स्पेशली जो नापा कैबेज है उसको। और इस कारण से नापा कैबेज अगर थ्रेटन होगा तो जो किमची है फ्रॉम द कैबेज दैट इज ऑल्सो बीइंग थ्रेटन। अब ये किमची केवल कैबेज से बनती क्या, तो ऐसा भी नहीं, केवल कैबेज से नहीं बनती, ये रेडिश, क्यूकम्बर, ग्रीन अनियन, इनसे भी बन सकती है ना। बट जो सबसे फेमस किमची है दैट इज द कैबेज किमची, तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एक नया फैक्ट आपको और पता चल गया होगा। Now let's come to the editorial part। जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे दैट इज सब क्लासिफिकेशन वर्डिक्ट थ्रू अम्बेडकर्स आइडियल्स। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो अभी रिसेंटली 2024 1 अगस्त के जजमेंट के ऊपर है, विच इज़ द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस द दविंदर सिंह केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज़ ऑन द सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। एंड इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो अब ये जजमेंट क्या है ये आप सबको पता है, आई होप आप सबको पता होगा कि जैसे एक रिजर्वेशन है इस तरीके से दिया जा रहा है, मतलब सपोज करो ये 25% का रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है या 22% का जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब ये सपोज करो ये सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, है ना, इसमें अलग अलग क्लासेस हैं ABCDEF, अलग अलग क्लास। पहले क्या आता था कि ये 25% का पूल सबको दिया जाता था। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट को ये पावर दे दी गई है कि अगर वो सब क्लासिफिकेशन करना चाहें इस 25% रिजर्वेशन का तो वो एम्पावर्ड हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये 25% रिजर्वेशन पहले सबको बराबरी से रहता था, तो अब अगर चाहे तो ये इन ABC के लिए 12.5% अलग रिजर्व कर दें और बाकी 5-6 कम्युनिटीज़ के लिए 12.5%।
कैसे डिसाइड करेगा स्टेट कि किसको कितना मतलब कैसे सब क्लासीफाई करना है, तो ये स्टेट डिटरमाइन करेगा कि किस कम्युनिटी का कितना लेवल ऑफ बैकवर्डनेस है, मतलब जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हम बोलते हैं उसमें कौन सी कम्युनिटी कितनी बैकवर्ड है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा, है ना। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस थी उनको बेनिफिट इतना नहीं मिल पा रहा था, बल्कि इसका बेनिफिट जो क्रीमी लेयर हो रही थी वो ज़्यादा बेनिफिट उठा रही थी, जो स्पेशली जो एस सी कम्युनिटी है, ठीक है ना, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली। नाउ दिस इज द सब क्लासिफिकेशन जजमेंट जिसको कि अप्रूवल दिया गया है द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस में। अच्छा, इसके पहले एक और जजमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा इस केस के रिगार्डिंग जो इसमें नहीं लिखा है, दैट इज द चिन्नैया जजमेंट। चिन्नैया जजमेंट जो है वो आंध्र प्रदेश का जजमेंट है 2004 का। 2004 में सब क्लासिफिकेशन के लिए मना किया था, दैट वाज द जजमेंट फ्रॉम रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश, है ना। तो याद रखिएगा चिन्नैया जजमेंट में मना किया था, लेकिन बाद में जर्नैल सिंह में भी उसको अपहेल्ड किया और अभी रिसेंटली जो दविंदर सिंह केसेस में भी अपहेल्ड किया। नाउ ऑथर का ये कहना है कि जो जजमेंट है इट अलाइंस विद द आइडिया ऑफ बी आर अम्बेडकर्स फ्रेटर्निटी एंड मैत्री। उनका ये कहना है कि ये जो बी आर अम्बेडकर जी थे इनके आइडियल्स थे फ्रेटर्निटी एंड मैत्री के, उससे ये लिंक करता है। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि देयर इज नीड फॉर कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट, है ना। शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आवश्यकता होगी, बट अभी रिसेंटली ये देखा गया था कि जो कुछ कास्ट थे, अब मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर भी उन्होंने हायरार्की बना रखी थी कि इसमें से ये ज़्यादा बेटर हैं, ये कम वो हैं। तो अब ये ऑथर ने कहा कि दिस इज रॉन्ग, है ना, क्योंकि यहाँ से कोऑपरेशन और फ्रेटर्निटी तो जा रही थी ना। बट नाउ अगर इस तरीके से जजमेंट आया, जैसे जो कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मोस्ट बैकवर्ड जो कास्ट है उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल पाएगा अब, तो वहाँ से फिर फ्रेटर्निटी और मैत्री और ज़्यादा इंप्रूव होगी। सो इट इज़ अलाइनिंग विद द आइडिया ऑफ बी आर अम्बेडकर्स फ्रेटर्निटी एंड मैत्री। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने अम्बेडकर जी का एक और उन्होंने बताया कि जिस तरह से इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अम्बेडकर जी ने कहा था कि एवरी जाति ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट पोजीशन ऑन द सोशल लैडर एंड यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो देयर इज अ डिवीजन, इंटरनल डिवीजन विद इन द कास्ट ऑर्डर ऑल्सो, है ना, उस डिवीजन को किसी न किसी तरीके से इक्विटी के साथ खत्म करना है, सबको बराबर फुटिंग पे लाना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई दिस जजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन विद इन द कास्ट ऑर्डर जो है उसको खत्म करना है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स। कुछ मूवमेंट्स जो इंपॉर्टेंट बी आर अम्बेडकर जी ने कैरी फॉरवर्ड किए वो थे महत सत्याग्रह एंड कलारम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, दोनों किए थे उन्होंने, कलारम टेम्पल एंट्री मूवमेंट और महत सत्याग्रह, है ना। और आप लोग मुझे दो चीज़ें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो बी आर अम्बेडकर के आपको पता है, विच आर द बुक्स विच वर रिटन बाय बी आर अम्बेडकर। आई होप यू विल बी एबल टू राइट, एंड एक और इसके साथ विच आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। तो दो इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बुक्स बाय बी आर अम्बेडकर एंड ऑर्गेनाइजेशंस बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। अब इस जजमेंट के कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ऑथर ने कहा कि भैया एक तो सोशल जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट। पहला जो है सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है, बी आर अम्बेडकर के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, एंड जजमेंट जो है वो इनइक्वालिटी जो है एससी कम्युनिटी के अंदर उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है, इनइक्वालिटी विद इन द एससी कम्युनिटी जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव है जजमेंट में, कुछ निगेटिव्स भी हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि भाई जो कमेंट आए कोर्ट के ऑन द वर्ना सिस्टम एंड द क्रीमी लेयर दैट वर अनकॉल्ड फॉर, है ना। जजमेंट के टाइम पे कुछ कमेंट्स जो आए वर्ना सिस्टम और क्रीमी लेयर पे वो अनकॉल्ड थे। दूसरा ऑथर ने कहा कि भैया कुछ कम्युनिटीज को ये लग रहा है कि जो ये जजमेंट है इट विल क्रिएट फ्रैगमेंटेशन, मोर फ्रैगमेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी है उसका और ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन कर देगा, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। एंड इसके अलावा ऑथर का ये कहना है कि जो कम्युनिटीज उनको ये भी लग रहा है कि इट विल वीकेन द कलेक्टिव दलित मूवमेंट, है ना, इट विल वीकेन द कलेक्टिव दलित मूवमेंट, क्योंकि अब सब क्लासिफिकेशन होगा तो अलग अलग कम्युनिटीज अपना अपना बेनिफिट सोचने लगेंगे। तो दलित कम्युनिटी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे इट विल वीकेन द कलेक्टिव दलित मूवमेंट, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि ऑथर ने लेकिन फाइनली यही बोला है कि भैया जो जितने भी चैलेंजेस हैं बट जो जजमेंट है उसके अंदर एक पोटेंशियल है टू इनहेंस द सोशल जस्टिस। इसके अलावा इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल द दलित कास्ट्स, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द ऑथर इज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दूसरा जो आर्टिकल है वो है गैप बिटवीन एलोकेशन फॉर हेल्थ एंड आउटकम्स इन द स्टेट।
तो यहाँ पे ऑथर ने पहले तो 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में लिया है और उसके बेसिस पे ही ये आर्टिकल लिखा है कि हेल्थ में कितना गैप है अभी, ठीक है ना। तो पहली जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभिम जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दूसरी जो स्कीम है वह है ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। पहली जो स्कीम एम्ड है वो कहाँ किसके ऊपर है, इट इज एमिंग टुवर्ड्स बिल्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए है पहली स्कीम। ऑब्वियस बात है, आपको पता होगा जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें एक कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के भी है, ठीक है ना। वो वाला तो है कि 5 लाख वाला, जो कि एक फैमिली को 5 लाख तक का सेकेंडरी एंड टर्शियरी उसके इलाज के लिए, तो वो तो है ही, लेकिन मेन इसमें है कि हेल्थ एंड मेडिकल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं। दूसरा जो है HRHME जो स्कीम है, यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है, इट इज़ एम्ड एट बिल्डिंग हेल्थ, इट इज़ एम्ड एट मेकिंग द कॉलेजेस एंड ऑल्सो जो मेडिकल नर्सिंग पैरामेडिकल है उनके सीट्स को इम्प्रूव करना, मतलब उसकी जो स्टडी है उसके जो मतलब कहना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाना है किसी तरीके से, उसके लिए कॉलेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, पैरामेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, नर्सिंग। ये दूसरी स्कीम है HRHME स्कीम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो दोनों स्कीम को आप लोग लिख लीजिएगा पहले तो, HRHME और PM अभिम, ठीक है। अब ऑथर का ये कहना जो पहली स्कीम है, यानी कि जो हमने PM अभिम देखी है, उसमें जो बजट का यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी लो, है ना। 50% के आसपास भी आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया, मतलब केवल 29% आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो यूटिलाइज किया, 29%। दूसरा HRHME में भी आपने जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किया वो भी बहुत कम किया, केवल क्वार्टर ऑफ द बजट एस्टिमेट आपने वो किया। अब आप जब यूटिलाइजेशन, जैसे वाला 100 रुपये आपके लिए निकाले गए, अब आपने खर्चा केवल 29 रुपये किया, तो अगली बार आपके लिए केवल 50 रुपये निकाले जाएंगे। ये बजट में होता है, जैसे आपके लिए 100 रुपये निकाले गए पर आप खर्चा केवल 29 रुपये कर पाए, तो आपके लिए अगली बार केवल 50 रुपये निकाले जाएंगे, है ना। तो बजट एलोकेशन भी स्लैश कर दिया जाता है। तो ऑथर ने कहा कि भैया इन स्कीम्स के लिए जो कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इनके लिए बजट भी स्लैश कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टेट से जब पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं यूटिलाइज किया, तो उनका ये कहना था कि जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत जगह की परमिशंस, बहुत सारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर टू गेट द ग्रांट्स। ये ग्रांट्स लेने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा, जो कि कम्बरसम थी, जिस कारण से वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग स्कीम्स के वो ओवरलैप कर रहे थे, इस कारण से एक एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द फंडिंग। ओवरलैपिंग फंडिंग अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत हो रही थी एंड दैट इज द रीजन वाई इट वाज क्रिएटिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो स्कीम है HRHME, जिसमें हम बोल रहे हैं कि कॉलेजेस बनाएंगे, जिसमें हम बोल रहे हैं पैरामेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि नए बच्चे निकालेंगे, नए डॉक्टर्स बनाएंगे। इसके लिए ऑथर क्या कहना है कि भाई फैकल्टी की बहुत ज़्यादा कमी है। आप भाई अगर आप आज देखें, देयर इज शॉर्टेज ऑफ ओवर 40% इन टीचिंग फैकल्टी पोजीशन इन 11 आउट ऑफ 18 न्यूली क्रिएटेड एम्स। 18 एम्स आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बनाए हैं, 18 में से 11 मेडिकल जो एम्स हैं वहाँ पे लगभग 40% की फैकल्टी की कमी है। मतलब अगर 100 फैकल्टी चाहिए तो केवल 60 ही फैकल्टी अवेलेबल है, 40 फैकल्टी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज वन मेजर इशू कि फैकल्टी की कमी रहेगी तो पढ़ाएगा कौन, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जैसे गांव के लेवल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लेवल में, इनफैक्ट सिटीज़ में भी कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं, सिटीज़ में भी आजकल तो बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे बहुत इन्होंने काम किया था। तो जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट की कमी है एंड ये कमी बहुत ज़्यादा, मतलब 33% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में तो 2/3, ये 66% ऐसे हैं जहाँ पे कमी है। सिटीज़ में 33% और रूरल एरियाज में तो 66% के आसपास की कमी आ जाती है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हेल्थ का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी प्रॉपर एंड ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है फिर फाइनली हेल्थ में पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहना है कि अभी जो जितनी भी स्कीम्स हैं ये जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं ये केवल तब तक बियर करेंगे जब तक ये स्कीमें चलेंगी, मतलब कि जब तक ये स्कीम का टाइम पीरियड है। फॉर एग्जांपल जैसे PM अभिम में हो गए 2025-26 तक का ड्यूरेशन दिया है,
तो उसके बाद जो रिकरिंग कॉस्ट आएगी, बार बार जो कॉस्ट रहेगा या मेंटेनेंस का जो कॉस्ट रहेगा, वो स्टेट्स को बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म सेटअप करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू सेटअप अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर दैट रिकरिंग कॉस्ट ऑल्सो, जो मेंटेनेंस में लगेगी या इन सब चीज़ों में लगेगी। दैट इज वॉट ऑल्सो हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर कि भाई जब इसका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा स्कीम का 25-26 के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, है ना। तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आगे है व्हाट डू वी नो अबाउट एनिडको। एनिडको क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनिडको इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इट्स अ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फॉर द नीति आयोग प्रमोटेड 72,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है नीति आयोग के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, उसको मॉनिटर करेगा कौन, एनिडको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के रूप में इसको बनाया गया है। ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन होगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, एक टूरिज्म एंड टाउनशिप प्रोजेक्ट का, सोलार एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट ग्रेट निकोबार में। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जो कि एनिडको मॉनिटर करेगा। बट इशू क्या है, इशू ये है, ऑथर का ये कहना है, व्हाट आर द इशूज रिलेटेड टू दिस। तो ऑथर का ये कहना है कि जो कॉपरेशन का मैंडेट देखा गया, स्ट्रक्चर देखा गया और कैपेबिलिटी देखी गई एनिडको की, तो उससे ये काफ़ी कंसर्न्स रेज होते हैं कि क्या वो कॉम्पिटेंट हैं इन ऑर्डर टू टेक सच अ बिग प्रोजेक्ट। आर दे कॉम्पिटेंट इनफ? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे जो ग्रेट निकोबार रीजन है वो ना केवल एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बल्कि इट इज़ होम टू मेनी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ एज वेल, है ना भाई। आपको पता होगा जो अंडमान एंड निकोबार टोटल रीजन की बात करूँ, बहुत सारे जैसे ऑन्जेज हैं, ये सारे प्रिमिटिवली जो पीवीटीजीज है ना, प्रिमिटिव वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें आते हैं, पीवीटीजीज में आते हैं। ऑन्जेस हो गए, शोम्पेंस हो गए, शॉम्पेंस, है ना, दीज आर द कम्युनिटीज विच आर देयर, है ना। ग्रेट निकोबारीज भी है, ग्रेट निकोबारीज कम्युनिटी भी रहती है वहाँ पे। जरावा ट्राइब रहती है, जरावा इज ऑल्सो वेरी फेमस ट्राइब विच इज़ देयर। तो जरावा हो गई, ऑन्जे हो गए, शॉम्पेन हो गए, ग्रेट निकोबारीज हो गए, है ना। तो ऑल दीज ट्राइब्स आर देयर। अब इसी को लेकर क्या होता है कि ये केवल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, बल्कि एक काफ़ी ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनकी सोशल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। ऑथर का ये कहना है कि एनिडको जो था उसके तो ना कोई एनवायरनमेंट पॉलिसी थी पहले, ना कोई इन्वायरमेंट सेल थी। इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो ज़रूरी है फॉर ओवरसीइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट, वो भी इसके पास कॉम्पिटेंट नहीं थी, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें जो है इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है जब इसको बनाया गया, और इसमें कोई ऐसे लोग नहीं थे जो एक्सपर्ट्स कहलाए हैं अपने फील्ड के, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द ऑथर सेज कि क्या ये प्रोजेक्ट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कॉम्पिटेंट है, क्योंकि आप किसी भी हाथ में नहीं दे सकते अंडमान एंड निकोबार रीजन को, बहुत प्रिस्टीन रीजन है वो, है ना। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अगले आर्टिकल पे आते हैं, वाई हैज़ हिमाचल प्रदेश रेज्ड द मैरिजेबल एज फॉर विमेन। तो हिमाचल प्रदेश ने जो एज है मैरिज की विमेन की, वो बढ़ा दी है, 18 से 21 साल कर दी है। एंड दे आर सेइंग दैट वी आर द फर्स्ट स्टेट टू डू दैट, है ना। तो याद रखिएगा, पहले जो वहाँ पे लिखा रहता था, वो लिखा रहता था 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का लिखा रहता था, है ना। जो 2006 का एक्ट है, मेन एक्ट तो 2006 का है, उसी में अमेंडमेंट किया ना। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो 2006 का एक्ट है, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसी में अमेंडमेंट किया है इन्होंने। अब देखो क्या होता है, ये जो मैरिज और ये सब होता है, ये डाइवोर्स होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है ना। तो उसमें अमेंडमेंट करते हुए इन्होंने कहा कि भाई अब हम हिमाचल प्रदेश ने बोला कि अब हम 21 साल की एज में ही लड़कियों की भी शादी कराएंगे। जैसे लड़कों की 21 है और लड़कियों की 18 थी अभी तक, है ना। उसमें चाइल्ड डिफाइंड है, सेक्शन 2A जो है वो चाइल्ड डिफाइन करता है 2006 के एक्ट का। तो उसमें डिफाइंड है कि दोनों मतलब एक लड़का 18 का और लड़का 21 का और लड़की 18 की। बट अब हिमाचल प्रदेश ने रिडिफाइन कर दिया और दोनों, यानी चाइल्ड को कह दिया कि मेल और फीमेल जो कि 21 साल के, दोनों की एज 21 साल कर दी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऑथर का ही कहना है कि भाई क्या ये करने के लिए सक्षम है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्करेंट अगर लिस्ट है तो दोनों लॉ बना सकते हैं, सक्षम तो हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें
ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट ये वैसा सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर ने ऑलरेडी लॉ बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल 254 आ जाता है। आर्टिकल 254 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि अगर कोई कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल लॉ भी बना हुआ है और कोई स्टेट लॉ बनाया जाता है ऐसा जो कि उसको मतलब क्रॉस करे या उसको उसके अगेंस्ट चला जाए, तो फिर सेंटर का ही लॉ जो है वो ही सुपीरियर रहेगा, स्टेट का लॉ सुपीरियर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का लॉ जो है वो अगेंस्ट जा रहा है सेंटर के लॉ से, इसलिए इस केस में प्रेसिडेंट का असेंट भी ज़रूरी होगा। क्यों प्रेसिडेंट का असेंट ज़रूरी होगा? क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट असेंट नहीं देता है तब तक आप उसको सुपीरियर नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बिल को गवर्नर को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द प्रेसिडेंशियल असेंट, एंड अगर एक बार प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो ये हो पाएगा। अदरवाइज सेक्शन 254 यही कहता है कि अगर कोई कॉन्करेंट सब्जेक्ट है और उस पर सेंटर ने भी लॉ बनाया है, वैसे भी आपको पता है हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बायस के साथ है। यूनिटरी बायस मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो इसीलिए है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट में अगर सेंटर ने लॉ बना रखा है तो फिर स्टेट का लॉ जो है वो नहीं माना जाएगा अगर वो उसके अगेंस्ट जाता है, तो ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन हो चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिकमेंडेशन हो, उन दोनों ने ही यूनिफॉर्म एज की बात की है, लेकिन 21 नहीं 18 की है, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, ठीक है ना। सेंटर नाउ क्लियर्स फेम 3 स्कीम, जो आज क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। फेम इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। तो फेम 3 स्कीम जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, इसको आप याद रखेंगे। सो now that is it, I think so that is it for the day. Keep loving us, keep sharing us, and keep enjoying. Thank you and have a nice day.